So now let's introduce algae. Algae are chlorophyll bearing. Chlorophyll होती है इनमें, simple होते हैं, thalloid, autotrophic and largely aquatic, both fresh water and marine organisms. अब एक एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझते क्यों कहा है इधर. सिंपल क्यों कहा है और थैलोइड क्यों कहा है, दोनों का एक ही रीज़न है लगभग. इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती. जैसे एक एंजियोस्पर्म देखोगे तो उसमें देखेंगे हम कि अलग से रूट है, लीव्स हैं, स्टेम है, पर उसकी बॉडी पूरी अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड है, पार्ट्स है, ऑर्गन्स दिख रहे हैं हमें. पर एल्गी में ऐसा नहीं होता, कोई भी रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं, इसकी अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी, इसलिए तो बोले सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है. और जब जिसकी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती बॉडी उसे थैलोइड बोलते हैं. ऑटोट्रोफिक है, ऑब्वियसली क्लोरोफिल है तो अपना खाना खुद बनाएंगे. एंड लार्जली एक्वेटिक, और ये क्या है, नॉट ऑल बट लार्जली एक्वेटिक है, दोनों फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स दोनों है. दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, ये और भी काफ़ी सारी हैबिटेट्स में रहती है. कहा था ना लार्जली एक्वेटिक है, पर सभी एक्वेटिक नहीं, और भी हैबिटेट्स में रहती है, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड. सम ऑफ दैम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई. कुछ तो इनमें से फंजाई के साथ में, हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था ना, लाइकन्स के साथ रहती है, और कुछ होती है जो एनिमल्स के साथ भी रहती है, जैसे कि स्लोथ बियर. स्लोथ बियर इसे ब्रेडिपस बोलते हैं, इस एसोसिएशन को. जैसे एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन को लाइकन्स बोलते हैं, वैसे स्लोथ बियर और एल्गी की एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, ब्रेडिपस. तो स्लोथ वे पे रहती है. इनफैक्ट स्लोथ को ना जैसे स्लोथ, इसको अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों को म्यूचुअली फ़ायदा होता है. तो इसमें स्लोथ को क्या फ़ायदा होता है कि ये इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देती है. तो इसके प्रेडेटर्स आते हैं ना स्लोथ वेयर को किल करने के लिए, तो स्लोथ वेयर अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेता है. कैमोफ्लाज मतलब ऐसे छुपा लेता है, अब प्रेडेटर से इस्केप हो जाता है. और बदले में एल्गी को क्या कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल. जो एल्गी की फॉर्म, साइज़, एल्गी में बहुत रेंज है. एल्गी यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेल्यूलर भी है, कैल्प्स की तरह यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेल्यूलर भी है, कैल्प्स की तरह बहुत मैसिव लार्ज बॉडी भी है, सिंपल भी है, फिलामेंटस भी है. रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स. अब कॉलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, वैसे यूडोडिनियम भी होता है. अब वॉल्वॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. अब मेरे को तो ये थोड़े से वर्ड्स ही याद रह जाते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स, कोई वॉल्वो बस जा रही है, ऐसे बॉल, ऐसी बहुत कॉलोनी टाइप्स. और फिलामेंटस फॉर्म्स भी याद रहती है, उलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ऐसे ऐसे कि स्लिम से नाम है ना, इसलिए मुझे तो ऐसे याद रह जाते हैं, मेरे पास इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है. A few of the marine forms such as scalps forms massive plant bodies. कुछ मेरीन फॉर्म्स याद रखना, यहाँ पे स्टेट पिन घुमा के फ्रेश वाटर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. तो मेरीन फॉर्म्स होती हैं जो कैल्प्स कहते हैं, जिसे ये ब्राउन एल्गी होती है, और ये बहुत बड़ी होती है, मैसिव होती है, बहुत लार्जली होती है. द एल्गी रिप्रोड्यूस. अब एल्गी का रिप्रोडक्शन किस किस मीन्स से हो सकता है, वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव मतलब क्या होता है कि स्टेम से, रूट, लीफ, इनका कोई फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा इसमें, कि कोई फ्रेगमेंट गिर गया, कोई इनका पार्ट गया, तो उसी से एक न्यू एल्गी जनरेट हो गई. कॉमनली वैसे इसके 3 ग्रुप्स है, क्लोरोफाइसी, फेफाइसी और रोडोफाइसी. इन तीनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन आएगी. एसेक्सुअल हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से भी होता है, सेक्सुअल मेथड से भी होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन. अब फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन बताइए. ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस. एक अब एल्गी का एक पार्ट करके एक फ्रेगमेंट यानी पार्ट गिर गया, उसी से एक न्यू थैलस क्यों बोला है, क्योंकि इनकी बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, तो उसकी बॉडी को थैलस ही बोल दिया, तो उससे एक नई एल्गी जनरेट हो जाएगी. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स. ये जू स्पोर्स लगभग उसी की तरह, इनमें भी क्या होता है, जैसे हमें फंजाई में पढ़ा था ना कि जू स्पोर्स होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म से डिवाइड हो जाता है. और स्पोर्स मतलब पता है कुछ नहीं होता, बस स्पोर्स में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, दैट्स इट, कुछ और होता ही नहीं. इन्हीं का साइटोप्लाज्म, ऐसे कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म
और न्यूक्लियस मिलकर एक स्पोर बना लेगा और फिर वो जाएगा कहीं पर और वहाँ पर जैसे कहीं पर मॉइस्ट सोन इसकी एक हैबिटेट है, उस पर जाकर गिर गया, वहीं पर ये न्यू एल्गी जनरेट होगी। कुछ नहीं, स्पोर्स को इतना हवा देनी नहीं है, ये बहुत सिंपल होता है। बस साइटोप्लाज्म तो एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, जैसे ये सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म होगा ना, यूकैरियोटिक सेल है ये, मतलब दोनों में ही होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। और बस कैरियोकाइनेसिस होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस आ जाता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मिलकर एक स्पोर बना लेते हैं, अलग अलग ऐसे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। जैसे हम मान लो एक लड्डू ले लिया बड़ा, और उसमें से बड़ा लड्डू में से छोटे छोटे लड्डू और निकालते गए उसी में से, वैसे ही होता है। एक सेल है, उसमें से साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस का एक एक स्पोर निकलता गया, और वो स्पोर्स क्या करता है फिर न्यू एल्गी जनरेट करता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो है ही ना उसमें। एंड साइटोप्लाज्म या और क्या चाहिए सेल को जनरेट करने के लिए। अब क्या होता है, कई होते हैं जिसमें फ्लैजिला उग जाता है, तो इसमें भी फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो जाता है, अपने आप नेचुरल प्रोसेस है ना। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन, मैंने बताया ना कि जैसे मोस्ट स्टोन पे जाके बैठ गया तो एक नए प्लांट को जन्म देगा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, वही जैसे ह्यूमंस में था ना, 2 गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, उनका फ्यूज़न होता है, वैसे इसमें भी फ्यूज़न होता है गैमेट्स का। अब क्या इधर मेन चीज़ तो बनेगी, अब गैमेट्स है, ठीक है, मेल होएगा फीमेल होएगा, 2 गैमेट्स होंगे। अब इनमें कंडीशन हो सकती है, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अब वो कहते हैं दोनों गैमेट्स सेम है, बिल्कुल सिमिलर है साइज में, और उस सिमिलर साइज में उसके भी एग्जांपल, उसके अंदर भी फ्लैजिलेटेड गैमेट्स में फ्लैजिला होगा, वो मोटाइल होंगे। और ये भी हो सकता है सिमिलर साइज है और गैमेट्स नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो इसमें इसके भी एग्जांपल दिए है। फ्लैजिलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल है, क्योंकि उसमें कोई फ्लैजिला नहीं है, उसका एग्जांपल क्या है, पर सिमिलर है साइज में, जैसे कि स्पाइरो वगैरह। अब क्या है, सिमिलर साइज होंगे उसे हम बोलेंगे oogamous, और वो गैमेट्स अगर फ्लैजिलेटेड होंगे मतलब मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे मतलब फ्लैजिला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल होंगे। अब देखो, पहले तो सिमिलर साइज में क्या करते हैं, फ्लैजिलेटेड। अब फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल कैसे करेंगे, FUC, मतलब बोलना नहीं चाहिए पर फक, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। FUC बोल रही हूँ मैं, F फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, ठीक है, इसे याद रह जाएगा। वैसे याद नहीं करना तो फुस ऐसे याद कर लो, फुस, फ्लैजिलेटेड एंड यूलोथ्रिक्स। और फिर दूसरा याद रह जाएगा, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड, स्पाइरो वगैरह। स्पैरो है, स्पैरो के पास तो स्पाइरो, स्पाइरो मतलब स्पैरो नहीं होता, पर ऐसे वर्ड आ रहे हैं ना कि स्पैरो चिड़िया कहते हैं जैसे इंग्लिश में, मतलब हिंदी में तो है नहीं है स्पाइरो वगैरह, ऑब्वियसली एल्गी है, पर जैसे वर्ड आ रहा है तो उसके पास तो विंग्स होते हैं, तो उन्हें फ्लैजिला की क्या ज़रूरत, वो तो ऐसे ही मतलब फिर भी नॉन मोटाइल होते हैं तो उन्हें फ्लैजिला की ज़रूरत नहीं होती, तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये एग्जांपल याद हो जाएगा, इनको याद करना पड़ेगा, ऐसे क्लिक तभी एग्ज़ाम में क्लिक करते हैं जब हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स, फालतू की ट्रिक्स से याद रखते हैं, नहीं तो याद नहीं रहती ये न्यूमोनिक से, तो मुझे तो याद नहीं रहती है ऐसी ऐसी चीज़ तो कम से कम। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, आइसो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आइसोमर्स, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम है दोनों गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स dissimilar in size as in species Euryana is termed as anisogamy। अब दोनों सिमिलर नहीं है साइज में, उन्हें एनाइसोगैमस कहते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है, यूड्रीना। अब डी आ रहा है इधर, और किसी में आ नहीं रहा ना, ग्लोथ्रिक्स में डी आ रहा है ना, स्पाइरोगायरा, और अब जो आगे होएगा उसमें नहीं आएगा, तो डी डिफरेंट, यूडोरिना में डी डिफरेंट, डिफरेंट इन साइज, तो यूड्रीना, ये ऐसे याद हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या है, मोटाइल नहीं है, स्टैटिक है, लार्ज है, और मेल गैमेट क्या है, स्मॉलर है और मोटाइल है। अब मैं इसको देखो कैसे याद रखती हूँ, कन्फ्यूज हो जाती हूँ। फीमेल है, फीमेल हमेशा क्वींस की तरह रहती है, तो वो होती भी लार्ज है, सबसे बड़ी होती है, मतलब उनकी चलती है, एंड नॉन मोटाइल, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से स्टैटिक रहती है। मेल गैमेट होता भी बेचारा स्मॉल है और उन्हें काम करने की भी जरूरत है, तो वो मोटाइल होते हैं, तो उसे उस ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, oogamous। इसके एग्जांपल क्या है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब यहाँ पे देखो
ऊ ऊ दो बार आ रहा है ऊ। वॉल्वॉक्स में भी ऊ, फ्यूकस में भी यू। तो ये भी याद रह जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल्स नहीं बोलोगे, याद रह जाएंगी बिल्कुल अच्छे से। अब ये जो बाकी का इंट्रोडक्शन बचा ना, ये सारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है एल्गी की। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। एल्गी बहुत यूजफुल भी होते हैं बहुत सारे वेज से ह्यूमन बींग्स के लिए। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। अब क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितनी हार्मफुल होती है ना, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेट कर देता है, मतलब खुद यूज़ कर लेता है। और तो एटलीस्ट, क्योंकि ऑटोट्रोफिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेगा, तो हाफ से एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड में उसका टोटल हाफ कम से कम उसको फिक्स कर देता है अर्थ में। कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। थ्रू फोटोसिंथेसिस, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब ये क्या है, मोस्टली एक्वेटिक। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या आता है, ऑक्सीजन। तो अब ये और वाटर में क्या होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना, मिली हुई घुली हुई ऑक्सीजन होती है। तो ये क्या करेंगे, खुद मैरीन, खुद एक्वेटिक है लार्जली, उसमें रहेंगे, फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन के अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में उसका लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। दे आर पैरामाउंट, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे, क्यों है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब पैरामाउंट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। अब जो प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, मतलब एनर्जी रिच कंपाउंड्स। अब वो होते हैं जैसे हम प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स हमारे लिए क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूस, क्योंकि वही सन की एनर्जी अब ट्रांसमिट करेंगे हमारे लिए। पहले खुद खाना बनाएंगे फिर उससे हम लेंगे। ऐसे एल्गी अपने जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ना, सबसे बहुत प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड्स के, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स। फूड साइकिल का बेसिस प्रोड्यूसर होंगे ना, पहले प्रोड्यूसर बनेंगे फिर उसको कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से वो बेसिस बनाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, मैनी स्पीशीज़। अब ये एक जगह CO2 भी फिक्स कर रहे हैं, ऑटो भी डिजोल्व कर रहे हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स भी बेसिस भी बना रहे हैं फूड साइकिल के। और ये साथ में हमें एडिबल भी है एल्गी हमारे लिए, काफ़ी सारी हमारे लिए भी एडिबल है। मतलब वो तो ये था ना कि दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो इन एल्गी को कराएंगे, उनके लिए ये प्राइमरी रिच सोर्स होंगे एनर्जी के, पर हम भी इसे काफ़ी सारी स्पीशीज है जिसे खा सकते हैं। पोरीफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगेज्म आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गी। मतलब 17 स्पीशीज, 70 स्पीशीज है एल्गी की जो हम खा सकते हैं। उसमें से 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। यूज एज फूड, हम फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसकी ट्रिक आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पेशल। मैं अब ढाबे पे गई, मुझे स्पेशल खाना खाना है, तो इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, स्पेशल, सरगेज्म, पोरफायरा, लैमिनेरिया। वैसे तो मेरे को ऐसे भी आ जाता है पोरफायरा मतलब पराठा, पोरफायरा को मैं पराठे की तरह याद रखती हूँ, और सरगेज्म साग। अब लैमिनेरिया मुझे नहीं है, लैमिनेरिया मुझे ऐसे याद रह जाता है। सो इसकी ये हो गए। अब क्या देखो कितने हो गए, 4 यूजेस हो गए। अब 5वां क्या, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी। ब्राउन एंड रेड एल्गी आगे पढ़ेंगे, मोस्टली मेरीन होती हैं। कुछ मेरीन ब्राउन रेड एल्गी होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस प्रोवाइड कराती है। हाइड्रोक्लोराइड मतलब जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो वाटर को पकड़ के रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है, जैसे कि एल्जिन। एल्जिन किसके द्वारा दिया जाता है, ब्राउन एल्गी, एल्जिन, ब्राउन एल्गी याद रखना। एंड कैराजिन, इसमें कहते हैं आर आ रहे हैं तो रेड एल्गी से मिलता है, ऐसे याद रख सकते हो, कैरोजिन, कैराजिन, रेड एल्गी, विच आर यूज्ड कमर्शियली, जिसे हम कमर्शियल यानी पैसे कमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगार, वन ऑफ द कमर्शियल, अगार का तो अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस जो बायोटेक होते हैं उसमें भी नाम सुना होगा, ये यहीं से आता है, रेड एल्गी से। वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, मतलब पैसे कमाने का एक प्रोडक्ट है जो हमें जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया, यहाँ पे स्पीशीज़ दी है जिससे हम इसे लेते हैं। 2 एग्जांपल, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से। किस लिए यूज़ होता है, हम इसे माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए, होता है ना वो जो लैब में होता है जिसपे हम पेट्री डिश नहीं बनाते, उसमें माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए, तो ये अगार ही यूज़ होता है। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ
आइसक्रीम्स, जेलीज, इनकी प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। तो 5 यूजेस हो गए, बोथ वाटर होल्ड। एक बार मैं सारे फिर से रिवाइज करवा दूंगी। और छठा क्या, क्लोरेला। एक क्लोरेला भी एल्गी है जो यूनिसेल्यूलर रिच, वैसे याद है ना क्लोरेला प्रोटिस्टा है, याद है ना क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा है। पर ये पढ़ते ही नहीं से एल्गी की इसकी प्रोटिस्ट की तरह, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। यूनिसेल्यूलर एल्गा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल थे, इसलिए तो इसको प्रोटिस्टा में डाला गया। जब यहाँ तक कि इसकी एल्गी से बहुत सारी प्रॉपर्टी, खुद एल्गी है एक तरह से, लेकिन फिर भी इसे प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था, सिर्फ इसलिए इसे एल्गी से दखल अंदाज कर दिया गया। रिच इन प्रोटीन, ये इतना प्रोटीन में रिच होता है ना कि फूड सप्लीमेंट होते हैं, जैसे स्पेस ट्रैवलर्स जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो उनके लिए ये सप्लीमेंट एक वन ऑफ द होता है। द एल्गी आर डिवाइड इनटू 3 मेन क्लासेस, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।